हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो कि हमारा सीएनएस इन्फेक्शन में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? इंट्रोडक्शन, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इसको हम शॉर्ट में करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये जो बुक में दिया हुआ है वो बहुत लॉन्ग में है। इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये एग्जाम में आता है तो जितना मैंने बताया उतना सफिशियंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे अभी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं? डेफिनेशन में एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। एक्यूट पिरुलेंट इन्फेक्शन विद इन सब अरेक्नोइड स्पेस। इसमें क्या होता है? हमारा पस पस फील्ड इन्फेक्शन हो सकता है विद इन दी सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस हमारा अरेक्नोइड मैटर और फाया मैटर के बीच का स्पेस होता है। मीटर के बीच का स्पेस होता है। कैरेक्टराइज बाय एलिवेटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स इन सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड। तो सीएसएफ में हमारा जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं वो एलिवेट हो जाते हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस अप टू 50%। अदर एजेंट्स इंक्लूड मेनिंजोकोकस 25%, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिए 15% में, लिस्टीरिया 10%, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 10 लेस देन 10%। नियोनेट्स में द कॉमन एजेंट ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस include Streptococcus agalactiae, gram-negative bacilli such as E. coli, Klebsiella, and Listeria monocytogenes. Elderly greater than 60 years person में क्या होगा? Common agents are Streptococcus agalactiae and Listeria monocytogenes. तो elderly में Streptococcus agalactiae और Listeria monocytogenes हमारे कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। Pathogenesis में the bacteria that cause acute meningitis are transmitted from person to person। पर्सन से पर्सन ट्रांसमिट कर सकता है ये बैक्टीरिया थ्रू ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस फ्रॉम केसेस और नेजोफेरेंजियल कैरियर से, क्लोज एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, किसिंग से, स्नीजिंग से, कफिंग से ऑन समवन, और लिविंग इन क्लोज क्वार्टर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें पर्सन से पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनसे, किसिंग से, स्नीजिंग से, कफिंग से, और जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह रहा है उसके साथ। रूट्स ऑफ एंट्री, तो क्या क्या है रूट है एंट्री करने के? हेमेटोजेनस स्प्रेड मोस्ट कॉमन रूट है। ब्लड से ये स्प्रेड होता है। एंट्री वाया कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस से एंटर करता है ब्रेन में और अदर ब्रेन ब्लड वेसल्स, और दूसरे जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन में। डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम नियर बाई इन्फेक्शन, नियर बाई इन्फेक्शन से डायरेक्टली स्प्रेड भी कर सकता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, मास्टोइडाइटिस, साइनोसाइटिस से। फिर आता है हमारा एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स इन सीएनएस। एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन सीएनएस में क्या है? जैसे सर्जरी हुई हो तब इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा, कंजेनिटल डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स अलाउ इजी एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू सीएनएस। तो ये डिफेक्ट क्या करते हैं? इजी सर्जरी, ट्रॉमा या इनसे क्या होता है, इन डिफेक्ट से हमारे इजीली एक्सेस कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म इनटू सीएनएस में। फिर हमारा आता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करेंगे। पैथोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन होस्ट एंड माइक्रोबियल फैक्टर्स। तो जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो डिपेंड करती है कि होस्ट कैसा है, होस्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स हैं, और माइक्रोब में जो कि इन्फेक्ट करेगा उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। एज, तो नियोनेट्स मोस्ट वल्नरेबल ड्यू टू इमेच्योर इम्यून सिस्टम, colonization from mother's birth canal, listeria, streptococcus epileptiae, increased blood-brain barrier पर ब्लड ब्रेन बैरियर परमिबिलिटी। तो न्यूनेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है। कॉलोनाइजेशन ऑफ मदर्स बर्थ कैनाल, और जो मदर की बर्थ कैनाल होती है जिससे हमारा न्यूनेट्स जो है बर्थ करेगा, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लिस्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टिया हो गए, जिससे कॉलोनाइज कर सकता है हमारा न्यूनेट्स में ये बैक्टीरिया।
और तीसरा है इंक्रीज ब्लड ब्रेन बैरियर परमेबिलिटी, और हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज रहती है हमारे न्यूनेट्स में। फिर आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन रिड्यूसेस इंसिडेंस ऑफ एजेंट स्पेसिफिक मेनिंजाइटिस। तो अगर वैक्सीनेशन होती है तो उससे जो हमारा बैक्टीरिया कर रहा है मेनिंजाइटिस वो कम हो जाते हैं चांसेस। जैसे हिमोप्लस इन्फ्लुएंजे टाइप बी वैक्सीन इन्फ्लुएंजे मेनिंजाइटिस को कम करता है, इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस जो है उसको कम करता है। प्राइमरी साइट इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक या कॉमन पोर्टल। तो इसमें क्या है कि जो हमारा प्राइमरी साइट है इन्फेक्शन का उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कॉमन पोर्टल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहां से ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है रिस्क एनहेंसर्स में अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, इम्यून सप्रेशन, स्प्लेनेक्टोमी। तो हमारा क्या होता है रिस्क फैक्टर्स, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले में ज्यादा चांसेस होते हैं, डायबिटीज, इम्यून जिसका सप्रेस्ड है उनमें, और जिसकी स्प्लीन नहीं है उसमें प्राइमरी साइट इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर आता है सीएसएफ सन्स। सीएसएफ सन्स में क्या है, कैन डायरेक्टली फैसिलिटेट पैथोजन एंट्री। सीएसएफ से हमारा डायरेक्ट एंट्री कर सकता है पैथोजन। कॉमन पैथोजन स्टेप्लोकोकस, सुडोमोनास, एसिनेटोबैक्टर। ब्रीच इन ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में अगर कोई ब्रीच आ जाए तो उससे हमारा बैक्टीरिया जो है जा सकता है ब्रेन में और मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। तो मैकेनिज्म क्या है, डिसरप्शन ऑफ टाइट जंक्शन। जब टाइट जंक्शन हमारे डिस्ट्रॉय हो जाए तो बैक्टीरिया आराम से हमारे जा सकते हैं ब्रेन में। ट्रांसपोर्ट वाया सर्कुलेटरी फेगोसाइट्स। जो फेगोसाइट्स है हमारे उनसे उनके थ्रू भी जा सकते हैं हमारे बैक्टीरिया ब्रेन में। क्रॉसिंग द एंडोथेलियल सेल्स बाय ट्रांसपोर्ट विद इन द एंडोथेलियल सेल वैक्यूल्स। जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको हमारा क्रॉस कर जाएगा बैक्टीरिया विद इन द एंडोथेलियल सेल वैक्यूल्स। जो एंडोथेलियल सेल्स में वैक्यूल्स हैं उनके थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले है इंक्यूबेशन पीरियड। कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। रेंज रहती है 2 से 10 दिन की। एवरेज 4 दिन हो गया और रेंज 2 से 10 दिन की होती है। कॉमन सिम्टम्स फीवर, वॉमिटिंग, इंटेंस हेडेक, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, फोटोफोबिया। तो ये कॉमन सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। फीवर, वॉमिटिंग, इंटेंस हेडेक, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, फोटोफोबिया। फिर आता है हमारा साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। तो इसमें कुछ साइंस हमें देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में जो कि हमारा कंफर्म करते हैं कि मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो पहला है न्यूकल रिजिडिटी। न्यूकल रिजिडिटी में क्या होता है, जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है। रेसिस्टेंट टू पैसिव नेक फ्लेक्शन, पैथोगनोमिक साइन। तो जो हमारा नेक है वो फ्लेक्स नहीं हो पाता है, रेसिस्ट करता है पैसिव नेक फ्लेक्शन में। अगर कोई फ्लेक्स करे जैसे कोई दूसरा फ्लेक्स करे नेक को तो वो रेसिस्ट करेगा, नेक फ्लेक्स नहीं हो पाएगी, तो उसको कहते हैं न्यूकल रिजिडिटी, न्यूकल रिजिडिटी। दूसरा है हमारा कर्निक साइन। इसमें क्या होता है, जो हैमस्ट्रिंग है हमारी मसल वो स्टिफ हो जाती है। इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन लेग व्हेन हिप फ्लेक्स टू 90 डिग्री। तो इसमें हमारे जो लेग हैं वो स्ट्रेट नहीं हो पाते, लेग जो है स्ट्रेट नहीं हो पाते जब हिप हमारा फ्लेक्स हुआ रहता है 90 डिग्री पे। तो ये कर्निक जो साइन है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो करा गया है। जैसे ये हिप है 90 डिग्री पे, तो ये जो हिप है 90 डिग्री पे और हमारा जो लेग है तो ये लेग हमारा स्ट्रेट नहीं हो पाएगा ऐसे। ये लेग हमारा ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसी को कर्निक साइन कहते हैं, कर्निक साइन। लास्ट है हमारा ब्रुजिन्स्की साइन। इसमें पैसिव नेक फ्लेक्शन होता है, ये मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज। जब हमारा नेक जो है फ्लेक्स होगा तो स्पॉन्टेनियसली हमारा हिप्स और नीज का फ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें हमारा शो करा गया है कर्निक ब्रुजिन्स्की साइन। जैसे नेक को हमारा फ्लेक्स करा गया वैसे ही हमारे जो इन्वॉलेंट्री हिप है और नी मसल, हिप और नी है जो हमारे वो इन्वॉलेंटरली हमारे फ्लेक्स कर गए ये। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स।
इन्फेंट्स में क्या देखने को मिलता है हमें, ऑनसेट में भी स्लोअर एंड साइंस ऑफन नॉन स्पेसिफिक। जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें धीरे धीरे ये मेनिंजाइटिस फैलता है, कॉज होता है, और नॉन स्पेसिफिक साइंस रहते हैं। नेक स्टिफनेस में भी एब्सेंट, जो नेक की स्टिफनेस है वो एब्सेंट रह हो सकती है। टिपिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स फीवर, इरिटेबिलिटी, बल्जिंग फोंटेनल। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, फीवर होगा ही होगा, इरिटेबिलिटी होगी, साथ में बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें, इफ अनट्रीटेड और सीवियर, अगर इसको मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करा गया तो मेनिंजाइटिस में एक्सटेंड टू ब्रेन पेरेन्काइमा। तो जो मेनिंजाइटिस है वो ब्रेन पेरेन्काइमा में एक्सटेंड करेगा, एंड कॉज मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस, और मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। तो जिसमें हमारी दोनों मेनिंजेस और ब्रेन पेरेन्काइमा दोनों इन्फ्लेम हो जाएंगी, विच कैन लीड टू डिक्रीज कॉन्शियसनेस, जिससे हमारे जो कॉन्शियस है वो डिक्रीज हो जाएगी, सीजर्स आ सकते हैं, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्ट्रोक स्ट्रोक हो सकता है। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक क्लू, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक क्लू में क्या है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में भी प्रेजेंट विद परप्यूरिक रैशेज। तो अगर जैसे हमारा जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है मेनिंजाइटिस को, उसके हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन मिल मिल सकती है। जैसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में हमें परप्यूरिक रैशेज देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन देखते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन जो है हमारा सबसे मोस्ट कॉमनली सीएसएफ ही यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब मेनिंजाइटिस हो रहा है तो सीएसएफ ही कलेक्ट करेंगे, मोस्ट आइडल। और ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ऑल्सो वैल्यूएबल, ब्लड से भी सैंपल ले सकते हैं, बैक्टीरिया ब्लड में हो सकते हैं। सीएसएफ कलेक्शन कलेक्शन कैसे करेंगे, ऑब्टेन वाया लंबर पंक्चर से, लंबर पंक्चर से हम सीएसएफ कलेक्ट करेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेराइल कंटेनर्स। और जो 3 स्टेराइल कंटेनर्स में हम इनको डिवाइड करेंगे, सेल काउंट के लिए, बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। 3 अलग अलग स्टेराइल कंटेनर्स में हम इसको स्टोर करेंगे, और सेल काउंट करेंगे, बायोकेमिकल एनालिसिस और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सीएसएफ ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस, अब सीएसएफ जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने की क्या गाइडलाइंस है, डू नॉट रेफ्रिजरेट इफ कल्चर इज नीडेड। अगर हमें कल्चर करना है तो उसे रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है। पैथोजेंस लाइक एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस आर डेलिकेट डेलिकेट होते हैं, तो उन्हें रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है अगर कल्चर करना है डायरेक्ट। इफ डिले इज एक्सपेक्टेड, अगर डिले हो सकता है तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना पड़ेगा। फॉर मोलिकुलर डायग्नोसिस सीएसएफ कैन बी फ्रोजन, और सीएसएफ को फ्रोजन भी किया जा सकता है मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए। अदर स्पेसिमेंस, हमारा जो ये एच इन्फ्लुएंजा, एस निमोनिया और एन मेनिंजाइटिस है, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इनको हमें डायरेक्ट कल्चर ही करना पड़ता है, इनको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। अदर स्पेसिमेंस में ब्लड कल्चर में क्या है, यूज ऑटोमेटेड बॉटल्स यूज कर सकते हैं हम लोग बैक्टी और अलर्ट में। सस्पेक्टेड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, तो कलेक्ट, अगर कोई मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का सस्पेक्ट मिलता है तो उसके लिए हम कलेक्ट करेंगे नेजोफेरेंजियल स्वैब्स, पस और रेस स्क्रैपिंग्स को। यूज ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टूअर्ट्स मीडिया हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनोकुलेट ऑन सिलेक्टिव मीडिया, और इनोकुलेशन करेंगे सिलेक्टिव मीडिया में, लाइक थियर मार्टिन मीडियम हो गया और न्यूयॉर्क सिटी मीडियम हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस। ये लैब डी चल रही है हमारी अभी। तो साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस में सीएसएफ सेल काउंट करेंगे, बायोकेमिकल पैरामीटर्स कुछ हम देखेंगे जो कि प्रोवाइड करेगा प्रिलिमिनरी क्लूज कि हमारा जो मेनिंजाइटिस है वो कौन सा है। तो ये टेबल दी गई है जो जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स, साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स इन सीएसएफ ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मल में नॉर्मली रहेगा 50 to 150, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में एलिवेट रहेगा, ग्रेटर देन 180 रहेगा, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में मॉडरेट रहेगा, वायरल मेनिंजाइटिस में स्लाइटली एलिवेटेड रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट का काउंट देखेंगे हम, 0 से 5 रहेगा नॉर्मल में, 100 से 10,000 रहेगा, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में 10 से 500 रहेगा ट्यूबरकुलस में, और 25 to 500 होगा वायरल में, वायरल मेनिंजाइटिस।
तो सब में बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पायोजेनिक वाले में बढ़ रहा है, फिर थोड़ा ट्यूबरकुलस में, और लगभग बराबर ही है वायरल में। 25 से 500, 10 से 500 है। प्रीडोमिनेंट सेल टाइप क्या क्या देखने को मिलते हैं? लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं नॉर्मली, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, न्यूट्रोफिल्स पायोजेनिक में, लिम्फोसाइट ट्यूबरकुलस में, और लिम्फोसाइट वायरल मेनिंजाइटिस में। ग्लूकोज का कितना परसेंटेज देखने को मिलेगा? 40 से 70 मिलेगा नॉर्मल में, लेस देन 40 हो जाएगा डिक्रीज टू एब्सेंट, और जो एक्यूट पायोजेनिक वाला है उसमें कम हो जाएगा, 20 से 40 देखने को मिलेगा, स्लाइटली डिक्रीज मिलेगा ट्यूबरकुलस में, और नॉर्मल रहेगा हमारा वायरल मेनिंजाइटिस में। टोटल प्रोटीन जो है 15 से 45 रहता है नॉर्मली, 45 से ज़्यादा हो जाता है हमारा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में। 100 to 500 mg/d है। मॉडरेट टू मार्कडली इंक्रीज हो जाता है हमारा ट्यूबरकुलस में। 20 से 80 नॉर्मल रहता है, या फिर स्लाइटली एलिवेट करता है वायरल मेनिंजाइटिस में। फिर नेक्स्ट क्या है? इन एक्यूट बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सीएसएफ यूजुअली कंटेन्स ग्रेटर देन 1000 ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर। तो जो नॉर्मल हमारा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है उसमें 1000 से ज़्यादा हमारे ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलते हैं, एंड प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स 90 to 95% देखने को मिलते हैं। हाउएवर इन लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस देयर इज इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट इन सीएसएफ। लेकिन जो हमारा लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस है उसमें हमें थोड़ा अलग चेंज देखने को मिलता है, उसमें हमारे लिम्फोसाइट ज़्यादा बड़े रहते हैं न्यूट्रोफिल्स के बजाय। द टोटल प्रोटीन कंटेंट इज एलिवेटेड, जो प्रोटीन है हमारा एलिवेट कर जाता है, एंड ग्लूकोज लेवल इज मार्कडली डिमिनिश्ड और इवन एब्सेंट। तो ग्लूकोज हमारा क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि जो बैक्टीरिया है हमारे वो हमारा ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे, और अपना फूड वगैरह बनाएंगे, फूड प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर देंगे। सीएसएफ प्रेशर इज हाईली एलिवेटेड। और क्या होता है, जो हमारा सीएसएफ प्रेशर है वो भी एलिवेट कर जाता है। सीएसएफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में आ जाते हैं, तो माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग करेंगे। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ ग्राम स्टेन सीएसएफ स्मीयर ऑफर्स अर्ली क्लूज अबाउट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। की टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक है हमारे ग्राम स्टेनिंग में सीएसएफ की? हीव्ड स्मीयर मेथड, ड्यू टू लो बैक्टीरियल लोड मल्टीपल ड्रॉप्स ऑफ सीएसएफ आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्पॉट। तो एक हीप स्मेयर मेथड होता है हमारा, इसमें हमें लो बैक्टीरियल लोड हम डिटेक्ट करते हैं, मल्टीपल ड्रॉप्स ऑफ सीएसएफ आर प्लेस्ड ऑन सेम स्पॉट, ईच ड्रॉप इज एयर ड्राइड बिफोर एडिंग द नेक्स्ट टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। जो हर एक ड्रॉप है उसको एयर ड्राई कराया जाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी में इंक्रीज करनी है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन, साइट ऑफ स्पिन, सीएसएफ इज सेंट्रीफ्यूग्ड, जो हमारा सीएसएफ है सेंट्रीफ्यूग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। फिर डिपोजिट इज यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग, और जो डिपोजिट होता है उसको ग्राम स्टेनिंग में यूज करा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए किया जाता है कि जो बैक्टीरिया हमारे नीचे आ जाएंगे, और बैक्टीरिया नीचे आ जाएंगे जब, तो हम उसको ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं आराम से। क्लिनिकल यूटिलिटी, enables अर्ली एम्पेरिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन। तो क्लिनिकल यूटिलिटी में क्या है? अर्ली एम्पिरिकल एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हम दे सकते हैं, जो हमने शुरू शुरू में आइडेंटिफाई कराया है उसके बेसिस पे। अब है नेक्स्ट, डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन फ्रॉम सीएसएम। तो सीएसएम से हम डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन वाले टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन द सुपरनेटेंट इज यूज्ड। सुपरनेटेंट को हम यूज कर सकते हैं इन लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में। यूजेज लेटेक्स बीड्स कोटेड विद एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडीज, जिसमें हमारा लेटेक्स बीड्स यूज करी जाती हैं एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी से, जो कि कोटेड होती हैं। डिटेक्ट्स एंटीजेंस ऑफ कॉमन पैथोजेंस, और वो डिटेक्ट करती हैं जो एंटीजेंस हैं हमारे कॉमन पैथोजेंस के। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस रेगुलेक्टिया, निजीरिया मेनिंजिटाइडिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई। तो ये जो हमारे कुछ पैथोजेंस हैं, उनके जो एंटीजन है वो डिटेक्ट होते हैं इस लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में। मोर सेंसिटिविटी, मोर सेंसिटिव देन सीएसएफ माइक्रोस्कोपी। तो ये वाला जो टेस्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव है माइक्रोस्कोपी से, जिसमें हम ग्राम स्टेन किए थे। फ्रॉम यूरिन, अब जो यूरिन वाला सैंपल है उससे भी हम कर सकते हैं एंटीजन डिटेक्शन।
यूजफुल फॉर न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में स्पेशली यूरिन वाला करते हैं। इम्यूनोप्रोफिलेक्टिक टेस्ट डिटेक्ट करता है सी पॉलीसेकेराइड एंटीजन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर हम आते हैं कल्चर ऑफ सीएसएफ। कल्चर में क्या क्या कर सकते हैं हम? आइडल मीडिया कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एक तो इनरिच मीडिया यूज कर सकते हैं और डिफरेंशियल मीडिया यूज कर सकते हैं। इनरिच मीडिया में चॉकलेट अगार यूज कर सकते हैं और ब्लड अगार यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल में मैकाउंकी अगार यूज कर सकते हैं। फिर आता है इनरिचमेंट टेक्निक्स। इनरिच कैसे कर सकते हैं? जो बैक्टीरियल लोड है उसको, ड्यू टू लो बैक्टीरियल लोड, पार्ट ऑफ द सीएसएफ शुड बी इनोकुलेटेड इनटू ब्लड कल्चर बोटल्स एट द बेड साइड। या तो हम इनिकुलेट करेंगे ब्लड कल्चर बोटल्स में एट द बेड साइड पे, और इनटू ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ इन द लेबोरेटरी में। तो दो हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, ब्लड कल्चर बोटल्स बना सकते हैं और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ बना सकते हैं लेबोरेटरी में। फिर हमारा आता है ब्लड कल्चर कलेक्शन। ब्लड कल्चर कलेक्शन में हम कन्वेंशनल बोटल्स यूज कर सकते हैं, बीएचआई ब्रोथ अगार की, या फिर प्रेफरेबली यूजेज ऑटोमेटेड सिस्टम बैक्टी और अलर्ट यूज कर सकते हैं। बैक्टी और अलर्ट यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो होते हैं। इंक्यूबेशन कंडीशंस, अब क्या क्या कंडीशन होगी इंक्यूबेट करने के लिए? कल्चर प्लेट्स पे, जो कि ब्लड अगार और चॉकलेट अगार है, उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेफरेबली इन कैंडल जार में। प्रोवाइड 5% CO2 ड्यूरेशन 48 आवर्स के लिए। Identification. Colonies grown on solid media are identified using automated systems modeled of Vitek. जो हमारे सॉलिड मीडिया पे ग्रो कर रहे हैं हम कॉलोनीज, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम माल्टीटॉप और वाइटेक से। कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। तो हम इसमें अप्रोप्रिएट जो हमारा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी है हमें, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मेथड दो है इसमें, एक तो है डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट और दूसरा है ऑटोमेटेड एमआईसी बेस्ड सिस्टम, एग्जांपल वाइटेक हो गया। सेंसिटिविटी, सीएसएफ एंड ब्लड कल्चर्स में टेक ग्रेटर देन 48 आवर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा सीएसएफ है और ब्लड कल्चर्स है हमारा, उसमें 48 घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। पॉजिटिव इन 70 to 85% ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस केसेस, जो कि 70 to 85% केसेस में देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी डिक्रीजेज विद प्रायर एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, डिलेड सैंपल प्रोसेसिंग। जो हमारी सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी अगर हमने पहले से माइक्रोबियल थेरेपी कोई दे रखी है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे रखी है, या फिर हमारा सैंपल प्रोसेस करने में टाइम लगा दिया है। फिर लास्ट हमारा है मॉलिक्यूलर मेथड्स। मॉलिक्यूलर मेथड्स में क्या एडवांटेज है? हाई सेंसिटिविटी रहती है, फास्ट टर्न अराउंड, जल्दी पता लग जाता है, आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाता है। यूजफुल फॉर सीरो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, सीरो ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेट्स क्या क्या है? मल्टीप्लेक्स पीसीआर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स रियल टाइम पीसीआर यूज कर सकते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है मल्टीपल एजेंट साइमल्टेनियसली। बायोफायर फिल्म ऐसे यूज कर सकते हैं, बायोफायर फिल्म एरे यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर सिस्टम है जो कि डिटेक्ट्स 14 कॉमन मेनिंजाइटिस पैथोजेंस, जो कि डिटेक्ट कर लेता है 14 कॉमन मेनिंजाइटिस करने वाले पैथोजेंस को। टर्न अराउंड टाइम इसका 1 घंटे का है, 1 घंटे में ये बता देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है बैक्टीरिया को। कॉमन जीन्स टारगेटेड, अब कौन कौन से जीन होते हैं जो कि मेनली हम पीसीआर करें या फिर जो भी टेस्ट करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर मेनिंजोकोकस, मेनिंजोकोकस के लिए हम CTRA कैप्सूल ट्रांसपोर्ट जीन टारगेट करेंगे, और SODC कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जीन। न्यूमोकोकस के लिए LYTA ऑटोलाइसिन जीन, PLY न्यूमोलाइसिन और PSA न्यूमोकोकस सरफेस एंटीजन ए, न्यूमोकोकस सरफेस एंटीजन ए। फिर हमारा आता है फॉर एच इन्फ्लुएंजा के लिए कैप्सुलर कंजर्व्ड कैप्सुलर एंटीजन बैग से, कंजर्व्ड कैप्सुलर जीन बैग से हम एच इन्फ्लुएंजा के लिए यूज करते हैं। फिर लास्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है? द मोर्टेलिटी ऑफ बायोजेनिक मेनिंजाइटिस इज वेरी हाई।
20% फॉर निमोकोकाई। तो हमारी जो मोर्टेलिटी है मेनिंजाइटिस में वो ज़्यादा होती है, बहुत 20% है निमोकोकाई में, एंड अमंग द सर्वाइवर्स जिसमें जो जितने जिंदा रहते हैं अप टू 50% डेवलप कॉम्प्लिकेशन, और उसमें भी 50% डेवलप कर जाते हैं कॉम्प्लिकेशन। देयरफॉर ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी पॉसिबल है। द चॉइस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड, गुड सीएसएफ पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ एजेंट। एम्पेरिकल थेरेपी में क्या क्या है, एडल्ट्स के लिए आईवी सेफोटाक्साइम देते हैं, सेफ्ट्रैक्सन, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंड वैनकोमाइसिन इज द रिकमेंडेड रेजिमेन। इफ लिस्टीरिया इज सस्पेक्टेड, अगर लिस्टीरिया है तो हम आईवी एम्पिसिलिन देते हैं, कैन बी एडेड टू द रेजिमेन। फॉर न्यूनेट्स के लिए आईवी एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन इज द रिकमेंडेड रेजिमेन। आईवी डेक्सामेथासोन इज एडेड टू द रेजिमेन टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और आईवी डेक्सामेथासोन भी यूज कर सकते हैं हम लोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। डेफिनेटिव थेरेपी क्या है? आफ्टर द कल्चर रिपोर्ट इज अवेलेबल, जब हमारे पास कल्चर रिपोर्ट आएगी। द एम्पेरिकल थेरेपी इज मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड एंड इट्स एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न। जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी एग्जैक्ट, तो हम उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम अपना डेफिनेटिव थेरेपी देंगे उसके लिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।